अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। जनाब, होता क्या है कि ज़िंदगी में बहुत से लोग हमें रिजेक्ट करते होते हैं और ये चीज़ हमारे अपने इख्तियार में नहीं होती। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो ये उसकी मर्ज़ी, कर दिया तो बस कर दिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इस किस्म की रिजेक्शन को बहुत दिल पर लगा लेते हैं और उनको लगता है कि शायद हम में कोई अहलियत, कोई काबिलियत ही नहीं है। सो हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया सो डजेंट मैटर, आप अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू खुद जानते हैं, आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रिजेक्शन जो है वो आपकी मोटिवेशन भी बन जाती है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो आप पहले से ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे, पहले से ज़्यादा लगन से काम करेंगे। सो येस, रिजेक्शन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर देता है सो किसी भी हवाले से, सो इसको एक तो पर्सनल लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू खुद मालूम होनी चाहिए और बाज़ जगहों पर यही रिजेक्शन आपके लिए मोटिवेशन भी बन जाती है और आप पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, लगन के साथ, कोशिश के साथ काम करके अपनी चीज़ों को मज़ीद इन्हांस कर लेते हैं। सो ज़िंदगी में दिल बर्दाश्ता कभी भी नहीं होना रिजेक्शन से, और हर रिजेक्शन में भी बाय द वे खैर ही होती है। मूविंग फॉरवर्ड, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। आज का मैसेज तो आपके साथ शेयर कर दिया जनाब। सबसे पहली हमारे पास स्टोरी है, वो एक वीडियो है जो मैं अभी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगी। बेसिकली इंतहाई दिलकश किस्म की वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है और बच्चों की परवरिश के लिए एक बेची गई गाड़ी जो कि बेटियों ने बड़ी ही ओल्ड एज में अपने वालिद को वापस लौटा दी। अब ये मामला कुछ ऐसे है कि अभी आप ये देख भी सकते हैं, एक बूढ़ा आदमी है और ये पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी को बड़े गौर से देख रहा है। एंटीक ये कार है और उसके करीब जा रहा है, थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा है, अपनी बेटियों को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। सो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि उसकी बेटी आगे बढ़ी और उसने गाड़ी की चाबी निकाल कर अपने बाप के हैंड ओवर की। सो वो एस्टॉनिश्ड हो गया। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा कि ये आपने हमारी कफ़ालत के लिए गाड़ी बेची थी जो कि आपकी पसंदीदा थी। अब हम इस पॉइंट पर हैं कि हम आपको ये जो है वो वापस लौटा सकें, बिकॉज़ ऑब्वियसली जो इंसान इतनी लगन के साथ, इतनी मेहनत के साथ, इतने शौक़ के साथ कोई चीज़ ख़रीदे और फिर उसको ड्यू टू सम रीज़न उसको सेल करना पड़ जाए, सो उसके सेंटिमेंट्स हमेशा से उस चीज़ के साथ अटैच रहते हैं। सो ये जो बूढ़ा आदमी था ये बड़ा इमोशनल हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। वायरल हुई तो हमने कहा आपको भी बताया जाए। और जनाब, ये ऐसा वाकई होता है कि जब माँ बाप औलाद को किसी ख़ास मकाम पर पहुंचा हुआ देखते हैं या पढ़ाई में अचीवमेंट्स और फिर अचीवमेंट्स के बाद ऑब्वियसली नौकरियों में करियर वाइज तरक्की करता देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। फिर जब औलाद अपने जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रही होती है, वो गिफ्ट होता है, वो मतलब आपको कोई मंथली बच्चों की तरफ से कोई ख़र्चा मिल रहा होता है, कुछ भी, एनीथिंग। सो वो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसमें खुश होते हैं और ऐसी ही एक खुशी जो है हमने इस बूढ़े आदमी के चेहरे पर भी देखी। जनाब, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और एक और वीडियो अभी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये भी सोशल मीडिया पे वायरल है और ये दो सांप हैं। ये लड़की अभी आप देख रहे हैं, इसके आसपास कोई मौजूद नहीं, अपने घर में तन्हा थी एंड शी सॉ 2 स्नेक्स अपने लॉन में। सो उसने सोचा कि क्यों ना इनको पकड़ा जाए। वैसे इसने बड़ा रिस्क लिया, इसे रिस्क लेने नहीं चाहिए, लेकिन विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ये उनके करीब गई, ये बड़ी महारत के साथ दुम से पकड़ा और जो जानवर था, स्नेक्स ने, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। ऑब्वियसली यहाँ तो हमला होता है, यहाँ वो जान बचाते हैं, जान बचा के भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने काबू कर लिया। और इसकी बहादुरी की जो दाद है सारे सोशल मीडिया सारिफीन दे रहे हैं। बहादुरी की दाद इसमें बनती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला काम है। गॉड फॉरबिड अगर आप पर हमला कर दिया जाए सांप की जानिब से तो फिर ऑब्वियसली काम ठीक नहीं रहता, लेकिन इसने बड़ा
करज का मुजाहरा किया। एनी हाउ, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी में हम आपको एक ऐसी रिंग वाली बाइक दिखाना चाहते हैं जो कि एक 65 साल के शख्स ने इसको बनाया है, जो कि पिछले 42 ईयर्स से गाड़ियों की मुरम्मत का काम कर रहा है। ना इसके पास कोई डिग्री थी, ना इसके पास कोई सर्टिफिकेशन थी, ना ये कोई इंजीनियर है, लेकिन ऑब्वियसली इतने सालों से ये गाड़ियों की मुरम्मत का काम कर रहा था और ये इसने रिंग बाइक बनाई जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और सब हैरान रह गए कि एक फॉर्मल एजुकेशन के बगैर भी कोई इंसान ये काम कर सकता है। हुनर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तालीम और डिग्री एक तरफ, लेकिन किसी भी इंसान का हुनर जो है वो उसकी ज़िंदगी को संवार सकता है, निखार सकता है। ऑब्वियसली जो तालीम है, जो डिग्री है, वो उस पर 4 चांद लगा देती है, लेकिन अब जिनके पास तालीम और डिग्री नहीं है, हुनर है, सो वो लोग भी ऐसे काम कर लेते हैं जिस तरह से इस शख्स ने किया है। 65 साल की उम्र में इसने ये रिंग बाइक बनाई और फिर उस पर अब खूब सैर भी जो है वो कर रहा है और हमने ये वीडियो आपके साथ शेयर की। जनाब, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का आगाज़ करेंगे आज की हाईलाइट्स के साथ। सबसे पहले हमने बात करनी है चेहरे पर पिंपल्स के बाद जो धब्बे रह जाते हैं, जिनको ब्लेमिशेस भी कहा जाता है, कुछ केसेस में हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, बेकिंग की दुनिया की भी थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहेंगे। करंट बेकिंग ट्रेंड्स कौन से हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बेकिंग के रुझानात को कैसे मुतासर किया है। इससे आगे आज हमने बात करनी है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जो लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, रीज़न्स इसके क्या हैं, और आखिर में हमने बात करनी है कि आज का इंसान नाशुक्रा और बेसब्रा क्यों है और हमारी ज़िंदगियों में निखार के लिए, सुकून के लिए सब्र की और शुक्र की क्या अहमियत है। इसको भी हमने डिस्कस करना है। राइट नाउ हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है जिस पे हमने बात करनी है ब्लेमिशेस पर। मोस्टली होता क्या है, एक्नी, पिंपल्स जब आपके फेस पर आते हैं और जब आप ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं या कुछ केसेस में ये पिंपल्स खुद ही गायब भी हो जाते हैं। ठीक, अब जब ये ख़त्म हो गए तो आपकी जो स्किन है कभी कभी बहुत सेंसिटिव हुई होती है, कभी कभी इस पर रेड स्पॉट्स नुमायाँ होने लग जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई मॉइस्चराइज़र लगाया, कोई सनस्क्रीन लगाई और उसके बाद आपकी जो स्किन है ऐसे लगता है कि उभर कर कुछ बाहर आ रहा है। वो बेसिकली धब्बे होते हैं जो स्किन के अंदर होते हैं, लेकिन वो काइंड ऑफ लाइक मुझे तो वो एक्नी लुक लगती है, लेकिन वो असल में एक्नी होती नहीं है। सो वो एक्चुअली में है क्या, उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस का अवेलेबल हैं। एंड अगेन बहुत से लोग ब्लेमिशेस और हाइपर पिगमेंटेशन को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। सो यस, इनके दरमियान फ़र्क क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और ये बताने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर अरीज। डॉक्टर अरीज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले जो हमारी पिंपल्स के बाद जो धब्बे रह जाते हैं उनको हम कहते क्या हैं और वो क्या रीज़न होती है कि वो जाते ही नहीं हैं। अच्छा, जो ब्लेमिशेस की जिस तरह आपने बात की, ये काफ़ी आप कह लें कि एक वास्ट हेडिंग हो जाएगी। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे आप अगर आम इंसान की ज़ुबान में कहेंगे दाग, जो किसी किस्म का भी दाग है, चाहे वो एक्नी की वजह से है, चाहे वो बर्थ मार्क की वजह से है, चाहे जो कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है जिसे हम रोजेशिया कहते हैं, वो भी ब्लेमिशेस के अंडर आता है। प्लस ये कि अगर ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं, सन स्पॉट्स हो रहे हैं, एज स्पॉट्स हो रहे हैं, ये भी ब्लेमिशेस के अंडर आता है। हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि जहाँ पर जिन पर ब्राउन कलर के आपको कुछ पैचेस बने हुए नज़र आते हैं, ये सब ब्लेमिशेस की कैटेगरी में आता है। जो दानों की जिस तरह आप बात कर रही हैं कि वो निशान छोड़ जाते हैं, यस, कुछ लोगों के अंदर वो इनिशियली रेड होते हैं। और अच्छा, एक देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्कार और ब्लेमिशेस, ठीक है। स्कार वो होता है जो वो पेट्स पड़ जाते हैं या गढ़े पड़ जाते हैं दानों के बाद, जहाँ पर एक ही जगह पर बार बार एक्नी निकलती रहती है, तो उसके नतीजे में कुछ अर्से के बाद जो गढ़े पड़ जाते हैं उनको स्कार्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो उससे पहले जो लाल रंग के, या कुछ लोगों में ऐसा होता है कि दाने निकलते हैं तो आपने देखा होगा उनकी कंप्लेन ये होती है कि जी हमें निशान नहीं जाता इसका, तो वो ब्राउन स्पॉट भी होते हैं, तो वो ब्लेमिशेस के अंडर ही आएंगे। हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? हाइपर पिगमेंटेशन जहाँ पर मेलानिन यानी कि ब्राउन स्पॉट्स आपकी ज़्यादा हो रहे हैं मेलानिन की प्रोडक्शन की वजह से, और वो देखने में आप कह लें ब्राउन, ग्रे, डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन इस तरह के कलर में आ रही है। हाइपर मीन यानी कि ज़्यादा है,
ठीक है। यानी कि अगर हम इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्लेमिशेस और जब वो मज़ीद बिगड़ जाएं या अपनी रंगत तब्दील कर ले वहाँ से स्किन, सो वो बेसिकली हाइपरपिगमेंटेशन, यस, वो छाइयों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं ना। हाइपरपिगमेंटेशन छाइयाँ भी हो सकती हैं या किसी और किस्म की चीज़ जहाँ पे स्किन अपनी रंगत तब्दील कर ले। आम जुबान में आप उसको छाइयाँ कहेंगे। अगर आप हाइपरपिगमेंटेशन की बात करें तो वो छाइयाँ होती हैं। बिल्कुल ठीक। और ब्लेमिशेस एनी काइंड ऑफ जो निशान, धब्बे, किसी किस्म की डिस्कलरेशन है तो वो आपके ब्लेमिशेस के अंडर फॉल करेंगे। अच्छा देखें, ऐसे होता है कि मेरे साथ अपने साथ भी पर्सनली हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा इस टॉपिक को डिस्कस करने में ईगर थी कि आपके एक्नी बनी और उसके बाद एक्नी ठीक हो गई, और वो बहुत ज़्यादा एक्नी भी नहीं थी, माइन्यूट से कहीं कहीं थे, वो ठीक हो गई। उसके बाद जब आपने कोई मॉइस्चराइज़र स्पेशली लगाया या कोई सनस्क्रीन लगाई तो ऐसे लगता है ये स्किन और यहाँ से ना छोटे छोटे जो स्पॉट्स हैं वो उभर कर बाहर आ रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ धब्बे हैं, वो एक्नी नहीं है, लेकिन वो देखने में बहुत अजीब सी लुक देते हैं। वो भी क्या ब्लेमिशेस ही हैं? और उसकी क्या रीज़न है? वो क्लॉग पोर्स हैं आपके। ठीक है। वो क्लॉगिंग जो बेसिकली हो रही है, जो क्लॉग पोर्स नज़र आएगा वो भी ब्लेमिशेस के अंडर ही फॉल करता है। देखिए, अब जिस तरह गड़े होते हैं उसके आसपास पोर्स ओपन हैं, तो उसमें अगर आप मेकअप कर रहे हैं या आप डेली रूटीन के अंदर बाहर का अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, या इवन आप तो घर के अंदर भी आजकल हो, तो वही बात है कि अगर आप घर की सर्फेसेस देखें तो वो कितना उसके ऊपर गंद होता है, तो वो फर्नीचर हो गया या दूसरी चीज़ें होंगी, तो इसी तरह आपके वही सारा सब कुछ आपके फेस पे भी जम रहा है। और आप क्लेंजिंग अगर अच्छी नहीं कर रहे हैं या नहीं हो पा रही फॉर सम रीज़न, बाज़ लोग कह रहे होते हैं कि जी हम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो उस तरह से नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं पे आप, क्योंकि ज़ाहिर है माइक्रो चीज़ें होती हैं, कहीं पे भी रह गया तो वो क्लॉग कर देगा। क्लॉगिंग के बाद जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो फिर वो आपको ब्लैक हेड्स की सूरत में नज़र आता है, जो कि उभरे उभरे होते हैं या वाइट हेड्स होते हैं। अगर आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं तो वो यूजुअली ब्लैक हेड्स हैं, लेकिन अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं हुए तो अक्सर लोगों को लग रहा होता है कि अच्छा हमें लग रहा है कि अंदर अंदर कुछ है लेकिन बाहर वो नज़र नहीं आ रहा। तो आम तौर पे वो वाइट हेड्स होते हैं या मिलियाज़ होते हैं। मिलियाज़ बिल्कुल वाइट कलर के, आपने देखा होगा कुछ लोगों को, या आँखों के पास भी, इवन आँखों के ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है। तो वो बेसिकली कैरेटिन सेल्स होते हैं और वो वहाँ पर इकट्ठे होके तो वो मिलियाज़ बना देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि रह क्यों जाते हैं, मतलब ये एक है ना कि ये तो आपने बता दिया कि ये है क्या, अब रह क्यों गए? कहीं पर हमने बेख्तियाती की, या कुछ लोगों की स्किन टाइप ऐसी होती है, या खुराक का इसमें बहुत अमल दखल है, मेकअप ज़्यादा होना है, व्हाट आर द पोटेंशियल रीजंस? देखिए, एक तो डेफिनेटली खुराक का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि हेल्दी डाइट्स लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना नेचर से करीब रहेंगे आपके लिए उतना चीज़ों को संभालना आसान हो जाएगा। ठीक है। उसमें अगर ज़ाहिर है कोई भी इंसान है वो बैलेंस डाइट नहीं ले सकता, इट्स इम्पॉसिबल। जितनी मर्ज़ी किसी की अच्छी खुराक हो, जिसकी जितनी मर्ज़ी अच्छी रूटीन हो। आजकल एक प्रॉब्लम डाइटिंग का भी एक इशू होता है कि ज़ाहिर है हमें वेट को मेंटेन करने के अक्सर लोग बड़ी क्रैश डाइटिंग या इस तरह की डाइटिंग कर रहे होते हैं जो ये सारे प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है। तो उसमें मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप अगर इस तरह के आपको इश्यूज़ आ रहे हैं तो मल्टीविटामिन्स तो आप ले ही लें, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर लें। ग्लूटाथियोन विद विटामिन सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें आपको मुख्तलिफ मार्केट नेम्स के साथ वो आम फार्मेसीज़ पे अवेलेबल होते हैं, जिनमें ग्लूटामेड है और एक दो प्रोडक्ट्स हैं, वो बड़े आराम से मिलती हैं और वो आप लोगों को रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने अगर फ़र्ज़ कर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर उस चीज़ की शॉर्टेज ना हो। जिस तरह मैंने आपको कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि दानों के बाद उनको ब्राउन स्पॉट हैं, उनको चोट लगे तो जल्दी निशान नहीं जाता। वो आमतौर पे ऐसे लोग होते हैं जिनमें विटामिन B12 की कमी होती है और वो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वो डाइट से तो पूरी नहीं हो सकती, तो आप उसमें डेफिनेटली ओरल कुछ ना कुछ लें। बिल्कुल ठीक हो क्या। सो आपने इसके लिए ये कहा कि हो ही ना, उसमें आपने विटामिन B12 कोशिश करें कि ऐड करें अपनी डाइट में। इसके अलावा ग्लूटाथायोन विद विटामिन सी, विद विटामिन सी। विटामिन सी मतलब हमने टैबलेट्स की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, जिस तरह, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्रीम्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। ये बिल्कुल आप ओरल लेंगे, क्योंकि जब ये आप ओरल ले रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि ग्लूटाथियोन वाइटनिंग करेगा, लेकिन जो मार्केट में कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं वो आमतौर पे उनकी इतनी ज़्यादा हाई पोटेंसी नहीं होती है कि वो आपको वाइटनिंग दे सकें, लेकिन वो आपको ब्लेमिशेस से बचा लेंगे, वो आपको ग्लो एक बड़ा अच्छा देंगे, प्लस वो एंटी एजिंग का भी काम करते हैं क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है।
यानी कि अगर आप फार्मेसीज पे जाते हैं तो बहुत इजीली अवेलेबल है, जिस तरह मैं आपको बता भी रही हूँ कि वन ऑफ द नेम इज़ ग्लूटामेट, तो एनीवन कैन गो एंड टेक इट, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड कोई मल्टीविटामिन नहीं है, ऑन द काउंटर अवेलेबल है और आप इजीली जाके ले सकते हैं। लेकिन देखिए अभी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो स्पेशली ख़वातीन ये करती हैं, सुन रही हैं, वो अपनी हेल्थ कंडीशन नहीं देखेंगी और वो फौरी तौर पर जाएंगी सेल्फ सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगी। नहीं, लेकिन वो एक मैंने आपसे 1-2 केसेस में डिस्कस किया था कि इफ अ पर्सन इज हैविंग द IBS या इस तरह गट इश्यूज हैं आपके, स्टमक इश्यूज हैं, सो इन दैट सिनेरियो, उस सिनेरियो के अंदर सिर्फ उसकी थोड़ी सी टाइमिंग चेंज होती है कि हम कहते हैं आप विद इन मील ले लें, एम्प्टी स्टमक ना लें, डोज थोड़ी कम ले लें। लेकिन क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आपको देखिए, अगर तो कोई भी चीज़ ट्रिगर्ड है, ठीक है, यानी कि अगर आप इस वक्त फ़र्ज़ करें कि किसी एक्टिव बीमारी के साथ जा रहे हैं, तो फिर तो कोशिश करें कि कुछ और ना शामिल करें, क्योंकि वो उसको डेफिनेटली बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आपको जर्नली इशू है एंड यू आर गोइंग गुड विद दैट, तो उसमें कोई इशू नहीं है। एक और बड़ी रीज़न जिन लोगों में ब्लेमिशेस होते हैं, जो लोग एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, अच्छा, उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा इसकी क्या रीज़न होती है कि वो is the relation between the entire depressants और इसके साथ साथ आपकी बेसिकली इम्यूनिटी बिल्कुल फारिग हो चुकी होती है। आपका आप अपने बॉडी के सिस्टम को नेचुरली डील ही नहीं कर रहे। आप एंटी डिप्रेसेंट्स दे के आप क्या कर रहे हैं, आप उस मोड में जा रहे हैं कि जहां आप खुद नहीं कंट्रोल करना चाह रहे, आप मेडिसिन के थ्रू अपनी हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक हो तो गया। उसके अंदर आपकी जब बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो डेफिनेटली वो चीज़ें, एक वो आपको लग रहा होता है कि अच्छा सिर्फ हमारा ना उसकी वजह से डिप्रेशन ठीक हो रहा है, लेकिन वो कितने प्रॉब्लम्स आपको दे के जा रहा है आपको आइडिया भी नहीं है। सही। अच्छा, प्रिवेंटिव मेजर्स में आपने एक तो बताया कि ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स और इसके साथ साथ विटामिन सी, ऑब्वियसली इसकी ये भी टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि जिसमें ग्लूटाथायोन होता है, और इसके साथ साथ बहुत से लोग विटामिन सी सीरम्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसका कोई फ़ायदा है, और फिर ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ का, ओरल मेडिकेशन का या जो आप अपनी स्किन पर लगा रहे हैं? ज़्यादा फ़ायदा की, जिस तरह अगर आपने अभी बात की सेल्फ मेडिकेशन की, इफ़ समबडी इज़ टेकिंग एनी मेडिसिन लाइक जो स्लीपिंग ड्रग्स हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, वो लोग खुद ले रहे हैं आजकल, उससे बहुत बेहतर है कि आप मल्टीविटामिन्स खुद ले लें, क्योंकि उसमें इतना कोई फास्ट साइड इफ़ेक्ट या कोई लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसा कोई नुकसान नहीं आप अपनी बॉडी को दे रहे। जब आप सीरम्स या टॉपिकल की बात करें या आप ये कह रहे हैं कि जी किसी एक चीज़ से कि आपने सिलेक्ट करना है, तो मैं इसमें यही कहूँगी कि दोनों चीज़ें अगर साथ जाएंगी तो डेफिनेटली बड़ा कमाल का रिज़ल्ट होगा। अदरवाइज़ एक कॉम्प्रोमाइज़ रिज़ल्ट होगा, फिर भी ना करने से बहुत बेहतर है। अगर आप ओरल ले रहे हैं तो आप प्रिवेंटिव पे जा रहे हैं, ठीक है, और टॉपिकल आप अगर कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं कि आप प्रिवेंटिव प्लस ये कि अगर कोई चीज़ आ गई है तो आप उसको क्योर भी कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसको लेना कितने अरसे तक है, मतलब कितने अरसे में इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ग्लूटाथायोन जो ओरल है उसकी आप एक्सपेक्ट करें कि 3 to 4 मंथ्स तो एटलीस्ट आप लेंगे तो कोई अच्छे रिजल्ट्स आपको नज़र आना शुरू होंगे लॉन्ग टर्म्स में। आपको मल्टीविटामिन्स हमेशा लॉन्ग टर्म में लेने होते हैं, और उसमें कभी भी ऐसा कोई नहीं होता कि आप 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। इतनी जल्दी फीडबैक ना हम पेशेंट से मांगते हैं और ना आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। टॉपिकल के अंदर जहाँ तक आप पूछ रही हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर रहती है लगाने के लिए, अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द बेस्ट फॉर्म, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म होती है विटामिन सी की। विटामिन सी जब आप ले रहे हो सीरम ख़ास तौर पे बाज़ार से, तो उसमें भी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखें कि वो डार्क बॉटल के अंदर डिस्पेंस्ड हो। अच्छा, ये क्या लॉजिक है? वो स्टेबल होती है क्योंकि विटामिन सी अगर किसी लाइट कंटेनर के अंदर होगी मौजूद, और वो यूजुअली कोशिश करें कि वो वाली ना लें जिनके अंदर मतलब इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उसमें एक छोटा सा लिखा हुआ है कि जी ये अच्छा विटामिन सी भी है। वो सिर्फ इतना होता है कि वो उस दूसरी चीज़ को बेसिकली एब्जॉर्ब करने, क्योंकि विटामिन सी बहुत सारी जगहों पे इस तरह से भी काम करती है, जिस तरह जब हम ग्लूटाथायोन में ओरल भी देते हैं और उसका विटामिन सी होती है तो वो इसलिए होती है कि वो ग्लूटाथायोन को एब्जॉर्ब करती है। सही। इसी तरह टॉपिकल के अंदर भी अगर कहीं पर बहुत थोड़ा सा विटामिन सी लिखा हुआ है तो बेसिकली उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए वो हेल्प कर रही है। मेनली उसका जो इंग्रेडिएंट है दैट इज नॉट जो मेन इंग्रेडिएंट विटामिन सी हो और डार्क बॉटल में हो, डार्क बॉटल में, और एल एस्कॉर्बिक जो एसिड है दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर्म, जिसमें मेलासिड सीरम आ जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी मतलब वैसे सीरम्स लेना चाहें उसमें नाइसिनामाइड इज़ रियली वेरी गुड,
ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये डे टाइम में भी कर सकते हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो ये आप दिन में आप अपने मेकअप से पहले, सनब्लॉक से पहले वैसे कोई भी सीरम जो है वो प्रेफरेबली रात के टाइम, बेड टाइम पर लगाना आप विटामिन सी जिस तरह एल एस्कॉर्बिक फॉर्म के अंदर है या आप नाइसिनामाइड लगा रहे हैं तो वो आप दिन के वक्त भी लगा सकते हैं। आपने कुछ चीज़ों को कुछ के साथ मिक्स नहीं करना होता, लाइक रेटिनॉल्स को कभी भी आप दिन में नहीं लगाते, प्लस उसके साथ आप ये विटामिन सी और इस तरह की चीज़ों को ज़रा अवॉइड करते हैं। और रेटिनॉल के बाद मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और रेटिनॉल को आपने किसी की गाइडेंस के बगैर स्टार्ट नहीं करना। अच्छा, ये क्या है, मतलब जहाँ पे आप इतनी चीज़ें बता रही हैं सेल्फ रेटिनॉल आपने अगर उसका एक बहुत ख़ास तरीका है, वो कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रेडनेस भी कॉज कर देती है। उसके रिजल्ट्स बहुत रिमार्केबल होते हैं, लाइक अगर पोर्स बंद करने में जो क्लॉगिंग है उसको भी वो बचाता है। यानी कि अगर आप 6 से 7 महीने किसी स्किन पे रेटिनॉल लगा हो तो वो मुंह से बोलती है स्किन। अच्छा। लेकिन उसका तरीका ये है कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पिन हेड साइज, सिर्फ इतनी क्वांटिटी, और प्लस उसके बाद आपने मॉइस्चराइज करना मस्ट है। इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपने सिर्फ 3 डेज अ वीक से स्टार्ट करना है। अच्छा। लाइक ऑल्टरनेट डेज पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 हफ्ते के बाद आप 5 डेज अ वीक पे आ सकते हैं और फिर बाद में आप 7 डेज। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो जल्दी रिजल्ट्स के चक्कर में या चाहते हैं कि कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स, वो फिर ज्यादा लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, अक्सर लोग आके मेरे पास वो सन ब्लॉक का भी कह रहे होते हैं कि जी हम लगाते हैं, हम तो पता नहीं कितनी कितनी क्वांटिटी लगा रहे होते हैं। देखिए, क्वांटिटी बढ़ाने से उसकी एफिकेसी नहीं बढ़ जाती है, ठीक है। आपने एक सर्टेन अमाउंट इज़ मोर देन इनफ। हम जब भी कोई सीरम्स कहते हैं तो आपके पूरे फेस के लिए सीरम्स 3 to 4 ड्रॉप्स आर मोर देन इनफ। लेकिन जिस तरह अब ये रेटिनॉल की बात कर रही हूँ तो ये बिल्कुल पिन हेड साइज इज़ मोर देन इनफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ देखें, अगर एक जो इंडिविजुअल है वो एक साइड पर ओरल मेडिकेशंस भी ले रहा है, ग्लूटाथायोन अलॉन्ग विद विटामिन सी, इसकी टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहा है, और इसी के साथ साथ वो ग्लूटाथायोन की क्रीम्स लगा भी रहा है, विटामिन सी सीरम लगा भी रहा है, ऑल्दो कि खर्चा बहुत हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कलेक्टिवली ये जो दोनों चीज़ें हैं फिर बहुत बेहतर रिजल्ट्स देंगी अगर दोनों का एक ही टाइम पर इस्तेमाल, या एक वक्त में एक ही चीज़? नहीं, देखें, अगर आप सीरम ले रहे हैं तो प्रेफरेबली आप वो लें जो कोई एक जिसमें चीज़ है। ग्लूटाथायोन की जो टॉपिकल एप्लीकेशन है, मैं कोई उसके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। उसकी वजह ये कि उसमें स्टडीज़ जो शो करती हैं भी इसकी जब एक कोई नाम चलता है तो फिर लोग उसके ऊपर दौड़ना ही शुरू कर देते हैं। ओरल के अंदर भी जब आप हाई डोज में लेते हैं तब कहीं जाके वो काम करता है। टॉपिकल के अंदर उसकी इतनी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए उससे बहुत बेहतर है कि आप विटामिन सी पे चले जाएं, नाइसिनामाइड पे चले जाएं। नाइसिनामाइड इज़ रियली वेरी सेफ़, वो कोई भी लगा सकता है, उसके कोई इश्यूज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो आपने प्रिवेंटिव मेजर्स बता दिए, या ये तब भी हो सकता है अगर कोई भी इंडिविजुअल या खातून इस कंडीशन से गुजर रही हो। नॉर्मली ख़वातीन ही ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, मसाइल भी उन्हीं के साथ ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर ट्रीटमेंट पर अगर हम आएँ कि किसी के बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस हो गए हैं, अब वो आपके पास या आप जैसे किसी और डॉक्टर के पास चले गए, सो नॉर्मली आप लोग क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं? एक तो यही चीज़ें होंगी जो आपने बताई हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के, अदर देन दिस कोई हाइड्रा फेशियल्स या इस किस्म का कोई और फौरी ट्रीटमेंट जो कि आपको रिलीफ? एक बहुत सारी जो मिसकमिटमेंट की जाती है कुछ डॉक्टर्स की तरफ से भी, और कुछ आजकल क्योंकि सैलून में हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा कॉमन है तो बहुत ज़्यादा ये हमें चीज़ देखने में आती है कि हमारे पास लोग आके कह रहे होते हैं कि जी हम किसी जगह पे गए, उन्होंने कहा कि जी आप हाइड्रा फेशियल 3 या 4 करवाएं, आपकी ब्लेमिशेस ठीक हो जाएंगी, आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, नहीं होता। हाइड्रा फेशियल से ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो भी कोई कह रहा है वो कहानी सुना रहा है। ठीक है, ठीक है। हाइड्रा फेशियल इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ फेशियल्स। वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। दैट इज़ नॉट लाइक कि वो आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर देगी या आपके ब्लेमिशेस को ठीक कर देगी। दैट इज़ नॉट स्किन साफ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर आप पर्टिकुलरली ब्लेमिशेस की बात करें तो उसमें अगर कहीं पर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको रोजेशिया है, यानी कि उसका मुंह बहुत लाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, तो उसके लिए प्रेफरेबली हमारा विटामिन के सिर्फ सीरम्स वगैरह होते हैं जिनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और या फिर अगर हमें प्रोसीजर करना पड़े तो हम बेबी बोटॉक्स करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो रेडनेस को भी सेटल कर देते हैं और वो ब्लेमिशेस जो रेडनेस की वजह से हो रहे हैं वो आपके विदिन 10 to 14 डेज सेटल डाउन हो जाते हैं। साल में 2 PRPs का एक इलाज हो सकता है। मैं अगर रोजेशिया के अलावा आपके पास आ रहा है पेशेंट तो बेस्ट ट्रीटमेंट जो हम ऑफर करते हैं दैट इज़ PRP, एंड आई एक्चुअली लव इट। PRP में पेशेंट भी बहुत सेफ़ होता है, डॉक्टर भी बहुत सेफ़ होता है क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर आप ट्रेंड हाथों में, अगर तो कोई वही बात है आप अनट्रेंड हाथों में है तो फिर तो ज़ाहिर है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन PRP का क्योंकि आपका अपना प्लाज्मा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अल्लाह ताला की तरफ से जब कहीं पे भी चोट लगती है तो प्लाज्मा ही आपकी बॉडी के अंदर रिकवरी के लिए आता है। सही। तो ये रीजनरेशन करता है, तो इसका मतलब उसमें कोई रिएक्शन होने के चांसेस नहीं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट के खुराक का कितना ताल्लुक है, एक्सरसाइज का कितना ताल्लुक है, और क्या ये दोनों चीज़ें जो हैं लाइफस्टाइल चेंजेस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको ब्लेमिशेस और इन चीज़ों से दूर रख सकती है? एक्नी से तो रखेगी, लेकिन जो उसके बाद की भी जो चीज़ें होती हैं उनसे भी बचा लेगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, ये हो ही नहीं सकता कि अगर एक बंदे की डाइट अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छा है, आपको किसी बंदे को देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे का लाइफस्टाइल अच्छा है या इसकी डाइट अच्छी है या नहीं है, या इसकी रूटीन अच्छी है या नहीं है, उसी वक्त ही आइडिया हो जाता है, क्योंकि आप जो खा रहे हैं वही आपके चेहरे पर नज़र आएगा। ठीक है। और जितना मैं वही बात कर रही हूँ, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। दूसरी चीज़ जो आजकल यंग जनरेशन है उनको मैं बहुत ज़्यादा कहूँगी कि आप जो कैंड फूड्स हैं या कैंड ड्रिंक्स हैं या जो डब्बे के जूस हैं उनको अवॉइड किया करें, या जूसेस को किसी भी सूरत में, चाहे फ्रेश जूस बनाते हैं उससे बहुत बेहतर है कि आप फ्रूट को रॉ फॉर्म में। कोई वैसे ऐसी रिकमेंडेशंस के फूड के हवाले से जो आप लोगों को कहें कि अपनी डाइट में लाजमी ऐड कर लें, आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा पहुंचाए? जो मौसम का फल है, देखें वो हमेशा से अल्लाह ताला ने उस मौसम में ही बनाया होता है जिसमें उसका फ़ायदा है। तो जो भी मौसम का फल है उसको ज़रूर लें, और ये सोच के नहीं कि मुझे प्रॉब्लम होगी या ये हो जाएगा। जिस तरह आम के साथ बहुत सारे लोगों की ये चीज़ एसोसिएटेड, दाने निकल आते हैं। देखिए, आप उसमें कम क्वांटिटी ले लें, लेकिन लें ज़रूर। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो आम के बगैर रह सकते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं खैर रह सकती। लेकिन ये कि आम के साथ मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ एसोसिएटेड है। बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट का, आपने पैसे खर्च करके बाहर से चीज़ें लेनी है, आपके पास घर में अल्लाह ताला ने इतना अच्छा सीजन का फल जो है वो खाया जाए। और उसके साथ साथ जो आपने प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं कि ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स और इसके साथ साथ विटामिन C की टैबलेट्स वो भी ऐड की जाएं। लीमू बहुत ज़्यादा इस वक्त आम अवेलेबल है, नींबू पानी एवरीडे, नींबू पानी बिल्कुल लें, और वो आपकी स्किन को भी नीट रखेगा, आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा और इसके साथ साथ डिटॉक्स भी करेगा। सो फायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वंस कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसके लिए बेबी बुटॉक्स और आपने कहा है PRP, ये दो चीज़ें भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बेकिंग के नए ट्रेंड्स पर बात करेंगे। जब हम बात करते हैं हर चीज़ में जिद्दत की, और टेक्नोलॉजी हो जाए, फैशन हो जाए, कोई भी आप चीज़ उठा कर देख लें, इवन मेकअप भी हो जाए, हर चीज़ में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नए ट्रेंड्स भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ अंदाज़ भी बहुत ज़्यादा बदलते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से जब हम फूड रेसिपीज़ की बात करते हैं, नॉर्मल खाने की बात करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है, और जिद्दत के साथ साथ रेसिपीज़ भी जो है वो चेंज हो चुकी हैं। और सोशल मीडिया ने हर एक को यकसा मौके फराहम कर दिए हैं कि कोई भी जो है वो एक्सपर्ट बन सकता है कुकिंग को लेकर। इसी तरीके से जब हम बेकिंग की बात करते हैं तो बेकिंग में भी बहुत से नए ट्रेंड्स मुतारिफ हो चुके हैं। सोशल मीडिया ने बेकिंग को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया है इन अ वेरी पॉजिटिव वे अगर हम देखें, और इसके साथ साथ रेसिपीज़ भी जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हम तब्दीली देख रहे हैं। सो इसी पर ही आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स इन बेकिंग, और साथ ही साथ रेसिपीज़ क्या जो हैं वो नई अब इस्तेमाल की जा रही हैं, क्या क्या है। बात करने के लिए हमारे साथ बेकिंग एक्सपर्ट मोना इस वक्त शो में मौजूद है। मोना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले जहां हर चीज़ की जिद्दत वहां बेकिंग में भी जिद्दत। सो क्या ट्रेंड्स जो हैं इस वक्त हम बेकिंग में देख रहे हैं, क्या वो केक बेकिंग हो, पिज़्ज़ा बेकिंग हो, किसी भी हवाले से कोई भी बेकिंग हो? जी, आजकल तो ज़्यादातर क्योंकि फॉन्डेंट का ज़माना है, और फॉन्डेंट मतलब जब भी हम केक्स वगैरह का ज़िक्र करते हैं तो उसमें ये होता है कि फॉन्डेंट को एक बड़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि उससे हम बहुत सारे जो हैं वो मतलब डिटेल्स बना सकते हैं और अपने जो केक को है वो खूबसूरत लुक दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है फॉन्डेंट के अलावा जो है वो बटर क्रीम जो है वो भी आजकल बहुत इन है, और उसमें भी जो है लोग बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं वो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अच्छा, ये आपने केक्स के हवाले से बताया कि बटर क्रीम एंड फॉन्डेंट। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक, अगर मैं आज से 3 साल पहले 2 साल पहले की बात करूं,
तो फॉन्डेंट्स एकदम से बहुत ज़्यादा कॉमन हुए, लोगों ने बड़े खूबसूरत किस्म के केक्स बनवाना शुरू कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल दें, केक बनवा लें, लेकिन उसके बाद लोगों ने रियलाइज़ किया कि पैसे का इसमें ज़्यादा फजूल होता है, इंग्रेडिएंट्स भी ज़ाया होते हैं। ऑब्वियसली जो फॉन्डेंट ऑल्दो कि वो चीनी का होता था, जी, लेकिन वो फिर उस तरह से खाया नहीं जाता और वो चीज़ ज़ाया जाती थी। तो बटर क्रीम का रुझान बहुत ज़्यादा आ गया। अब बहुत कम लोग हैं जिनको सिर्फ किसी को प्रेजेंट करना है कुछ और वो उसके किसी थीम के मुताबिक करना चाहते हैं, तो वो लोग तो फॉन्डेंट्स की तरफ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग अब बटर क्रीम्स में वेरिएशंस को पसंद करते हैं। सो आप अग्री करती हैं कि ये बटर क्रीम अभी करंट जो है, अगर हम कहें कि ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है? उसकी वजह ये है कि एक तो जब फॉन्डेंट केक आप बनवाते हैं तो उसमें यह है कि फॉन्डेंट का जो वेट है वो भी इंक्लूड होता है। तो ये होता है कि फिर केक उसमें कम हो जाता है और फॉन्डेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। और ये है कि वो मीठा भी बहुत ज़्यादा होता है, जो आजकल ज़रा वैसे भी लोग जो डाइट लोग वैसे ही नहीं खाते थे, ये नहीं कि वो मीठा ज़्यादा लगता है, फॉन्डेंट तो वैसे ही उठा के ये साइड पे कर दिया ना। तो बटर क्रीम का ये है कि बटर क्रीम आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, बटर और मतलब आइसिंग शुगर के साथ। फिर उसका है कि आप आजकल होता है चॉकलेट बटर क्रीम, तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और दूसरा ये होता है कि उसमें वेस्टेज ज़रा कम होती है, कि मतलब आपको जितना वेट केक का चाहिए होता है उतना आपको मिल जाता है। और दूसरा ये है कि अगर आपने फॉन्डेंट भी उसके साथ यूज़ करना है तो कुछ आप डिटेल्स जो हैं वो फॉन्डेंट की बना के उसके ऊपर केक के ऊपर लगा सकते हैं। हर वक्त के तकाजे जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह हमने करंट ट्रेंड्स की बात की, एक वो वक्त था जब लोगों के पास ये बेकिंग अवन्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे, तो लोग जो थे वो पतीलों में या इस तरह से जो है वो बेकिंग किया करते थे। फिर गैस अवन्स आए और उनमें बेकिंग की जाने लगी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक अवन्स आए। अब चीज़ें जो हैं उनमें भी जिद्दत आती चली जा रही है। इसी तरीके से देखें, हम अगर फॉन्डेंट्स की बात करें, बटर क्रीम की बात करें, उससे पहले सादे केक होते थे, उन पर पाइनएप्पल लगे होते थे, फिर केक्स में वेरिएशन आई, फिर आगे से आगे चीज़ें चेंज होती रही। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में ये बटर क्रीम का भी कोई रिप्लेसमेंट आने वाला है, या अभी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं? नहीं, बटर क्रीम का अभी तो जो ज़्यादा है वो बटर क्रीम ही है। हाँ जी, लेकिन अभी मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें ये लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया है कि जी आप चॉकलेट के साथ ही कोई डिज़ाइन जो है वो बना दे और उसके ऊपर फ़ोटो पेपर का बहुत ज़्यादा जो है हाफ एंड हाफ केक के, हाफ एक फ्लेवर में हो, हाफ एक फ्लेवर में हो, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन। और दूसरा, अगर लोग बहुत मतलब एक्सपेंसिव नहीं चाहते तो वो कहते हैं कि फ़ोटो पेपर से, फ़ोटो पेपर होता है कि आप जैसे हम पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं तो वो उसकी कट करके फिर हम कोई भी फिगर होती है तो उसको ऊपर स्टिक कर देते हैं, तो वो भी लोग जो है काफ़ी मतलब उसका भी ट्रेंड है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली केक्स वगैरह की। इसके साथ साथ अगर हम बेकिंग की और चीज़ों की बात करें, जैसे पिज़्ज़ाज़ वगैरह हैं, सो डू यू थिंक कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद सो मच एडवांसमेंट, जहाँ इतने ट्रेंड्स बदल रहे हैं, पिज़्ज़ा बेकिंग में भी कोई तब्दीली आई है, या आपको लगता है वो पैटर्न अभी तक सेम ही है? नहीं, पिज़्ज़ा फ्लेवर्स तो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन इसके अलावा बेकिंग की अगर हम बात करें, नहीं, पिज़्ज़ा में तो मैंने ये देखा है कि पहले जो होता था वो चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। अब चीज़ का इस्तेमाल कम हो गया है। मतलब अगर हम बाज़ार से पिज़्ज़ा लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो ब्रांड्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, कि जिनका पहले ये होता था कि बहुत चीज़ी फ्लेवर होता था। अब ये है कि उन्होंने चीज़ की जगह पे जो है ना वो मायनीज़ और इस तरह की चीज़ें मिक्स करके तो वो करना शुरू कर दिया। तो लेकिन अगर एक्सपेंसिवनेस अगर हम बात करें, या अगर हम ये बात करें कि लोग नहीं अब पसंद कर रहे, लोग कुछ हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन ये है क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। चीज़ तो मैंने जहाँ तक देखा है, लोग जैसे मैं भी हूँ या मेरी बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या और इस तरह के लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं कि घर में पिज़्ज़ा बना लें। जो आप घर में बना लेते हैं और उसमें जो अपनी मर्ज़ी से आप चीज़ डाल देते हैं और मतलब वैरायटी कर लेते हैं, मेरा ख्याल है वो बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। बाज़ार में एड-ऑन्स या आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके पिज़्ज़ा में चीज़ अपनी मर्ज़ी का क्वांटिटी की करवा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई पर्सनली फील, कि कुछ चीज़ें होती हैं वो आप बाज़ार से ही खाएं तो वो अच्छी होती हैं। घर में अब अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना है, उस पर इतनी मेहनत होगी, इतनी मेहनत होगी, और फिर भी शायद कभी कभी ऐसे होता है, आप एक्सपर्ट है, यही कहेंगे। बिल्कुल मेहनत
नहीं है। हाँ, मतलब लेकिन डो जिन लोगों को आपकी नहीं बहुत आता, हाँ, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है। मतलब डो जो है आपकी बहुत ही अब तो मतलब बाजार कम में डोज पैसों भी में मिल अवेलेबल जाती है, डोज डो भी बनी बनाई अवेलेबल मिल है। जाती बस ये है कि आपने बेस बनानी है, उसके ऊपर जो आपने अपनी मर्ज़ी के जो है वो जो भी चीज़ें आपने फ्लेवर आपने करना है वो आप कर लें। लेकिन मैंने मोस्टली देखा है कि लोगों ने अब घर में बनाना शुरू कर दिया है कि बजाय के बाज़ार में जाएं। बिल्कुल ठीक। और जितने लोग अब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जब वो घर में बेकिंग करते हैं सो वो हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जा रहे होते हैं। ऑल्दो कि अगर हम बात करें मैदा आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, चीनी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, नमक भी नुकसानदेह है, लेकिन वो क्या करते हैं, अच्छा चलो अब घर में केक बना रहे हैं, नुकसान कम हो तो वो ऑयल अच्छा यूज कर लेंगे, वो चीनी के ऑल्टरनेटिव के तौर पर शक्कर ऐड कर लेंगे या स्टिविया ऐड कर लेंगे। सो ये मैंने ट्रेंड्स देखे। इस तरह के और ट्रेंड्स आपको लगते हैं? क्योंकि बेकिंग जो है अल्टीमेटली देखिए मैदा आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ओवर कंजम्पशन अगर इसकी हो, या अगर आप हर रोज कोई ना कोई मैदे से बनी चीज का, और हमारे आजकल बच्चों में इस चीज का या तो फ्रोजन फूड की तरफ या जंक फूड की तरफ या मैदा उनको मिलता रहे तो वो खुद रोजाना मैदा आपके मैदे को खराब करता है। बिल्कुल खराब। सो हेल्दी ऑप्शंस कोई बेकिंग में आए हैं? अब हेल्दी ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें यह है कि फिर आपको वो टेस्ट नहीं मिलता ना। अच्छा, वैसे वो ऑप्शंस क्या हैं, थोड़े से बताएं ना। इस तरह है कि जैसे आप कुछ लोग हैं मैदा अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो वो ग्लूटेन फ्री की तरफ चले जाते हैं कि कुछ इस तरह के जो मतलब वो कहते हैं कि एक मिक्सचर बन जाता है, कुछ डिफरेंट क्या कहते हैं उसको इंग्रेडिएंट लेके, तो उनको राइस का आटा होता है, जो डिफरेंट आटे जो हैं वो मिला के तो एक वो बना लेते हैं, तो उससे भी जो है वो पिज़्ज़ा बन जाता है और दूसरी चीज़ें बन जाती है। लेकिन जिन लोगों को फिर वो कहते हैं ना कि टेस्ट का होता है तो फिर अगर महीने में एक आध दफ़ा आप ये खा लें तो फिर आपको कोई अच्छा देखिए केक्स वगैरह की हम बात करें, आजकल लोग कुकीज़ भी बहुत पसंद कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि कुकिंग में आप वेरिएशन भी ला सकते हैं, कुकीज़ को आप थोड़ा सा हेल्दी भी बना सकते हैं। इज इट सो? और अगर है तो वो क्या तरीका हो सकता है? हेल्दी बना सकते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं कि जो मतलब ग्लूटेन फ्री, जैसे मेरी इस्लामाबाद में जाती हैं कुकीज़ बहुत सारी, और उसमें ये होता है कि आपने ओट मील जो है आपने वो ले लिया, आपने जो है कुकिंग ऑयल की बजाय जो है आपने कोकोनट ऑयल ले लिया, फिर ये है कि आपने शुगर की बजाय जो है वो जैसे उसकी शुगर होती है, कोकोनट शुगर होती है, वो यूज़ होती है, उसमें नट्स यूज़ कर लेते हैं, तो बड़ी मज़े की जो है वो कुकीज़ बन जाती हैं। और मुझे तो बाकायदा वहाँ से ऑर्डर आते हैं कि आप हमें बना के भेजें। लेकिन अच्छा, जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की कि सोशल मीडिया ने ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान भी बना दिया है। पहले कुकिंग क्लासेस लड़कियां लेने जाती थीं, अच्छा जी मैट्रिक की छुट्टियां हुई हैं या इंटरमीडिएट की छुट्टियां हुई हैं, या वैसे अगर आपको 3 महीने का कोई ब्रेक मिला है तो उसमें ये होता था शुरू में सिलाई कढ़ाई होती थी, फिर थोड़ा अरसे के बाद इसमें फ्लोरल अरेंजमेंट, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, फिर लड़कियों का ये भी रुझान हम कुकिंग क्लासेस लें, बेकिंग क्लासेस लें, कुकिंग देन बेकिंग की तरफ भी रुझान है। अब लोगों के पास अपने घर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसने कुछ सीखना हो उसके पास यूट्यूब अवेलेबल है, डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। सो डू यू थिंक कि सोशल मीडिया ने चीज़ों को आसान किया है और बेकिंग बिजनेस को कैसे मुतासर किया है इन अ पॉजिटिव वे? मुतासर तो उस तरीके से नहीं किया है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बेकिंग से जो है हाँ उसमें बहुत सारे जो मतलब घरेलू ख़वातीन जो हैं, जो लड़कियां हैं जो घर में बैठ के कुछ काम करना चाहती हैं, जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आती हैं तो लोगों का ये होता है कि होम बेकर्स को लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो आपको ये होता है कि चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। अब बेकरी में जाते हैं तो आपको वो मतलब होता है कि पता नहीं ये किस तरीके से बना है, या मतलब वहाँ का क्या जो मतलब जो वर्कर्स हैं वो किस तरह के हैं। होम बेकर का ये होता है कि घर में साफ़ सुथरा एक होता है ना, कि जिस तरह मैं अपने बच्चों को बना के देती हूँ, जैसे मुझे अगर कोई ऑर्डर आते हैं तो मैं उसी तरीके से ही बनाती हूँ। तो इसने जो बेकिंग ने होम बिज़नेस को बहुत ज़्यादा जो है वो इंट्रोड्यूस करा है। और मैंने भी अपने इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी यंग बच्चियाँ देखी हैं जो कि यूट्यूब देख के ही एक्सपर्ट हुई। हाँ, फिर उन्होंने वो जो फॉन्डेंट या कुछ चीज़ें थी उसके लिए क्लासेस भी ली, फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई हैं, कुछ ना कुछ अपने छोटे मोटे कोई स्टार्टअप या इस तरह से। मेरी तो 200 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं अपना और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं।
और ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। मैं तो कहूँगी कि जो ख़वातीन घर से बाहर नहीं जा सकती वो घर में बैठ के अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना एलर्जीज़ होती हैं, जिस तरह ग्लूटेन एलर्जी होती है कुछ लोगों को, तो उसके लिए तो ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस हैं। इसी तरह जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, लेकिन वो बच्चे, स्पेशली बच्चे जो हैं, उनको शौक होता है कि हम कोई ना कोई बेकरी आइटम खाएं, या ऑब्वियसली वो दिल करता है, सबका दिल करता है, तो ग्लूकोज जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है उनके लिए कोई अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर आए, बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है, सो आप प्रेफरेबली कौन कौन से आइटम्स इस्तेमाल करके उसको खुश कर देंगी आप? नहीं, कुकीज़ जो हैं वो कुकीज़ में मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कुकीज़ आप ऐसे बच्चों को जो है वो दे सकते हैं। फिर केक में भी मेरा ख़्याल है कि नहीं मिल्क वगैरह ज़्यादा उस तरीके से यूज़ होता। अगर कोई इस तरह होता है, अगर कोई क्लाइंट हमें कहता है तो फिर हम उस तरीके से जो है उस चीज़ को बना के फिर वो देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जितनी भी बच्चियाँ जो घरों में इस वक्त मौजूद हैं, अपना कोई ना कोई बेकिंग का काम करना चाहती हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगी? ऑब्वियसली हर एक के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो क्लासेस वगैरह में जाए, सो यूट्यूब एक और चीज़ है, लेकिन आप उनको कोई टिप्स, कोई गाइडेंस देना चाहें या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी एज अ बेकिंग? मैंने स्टार्ट किया था, मैंने तकरीबन 2016 से मैंने जो है वो स्टार्ट किया था। मैंने जब स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे व्हाट वाज द मोटिवेशन? आपने क्यों स्टार्ट किया? मैंने क्यों स्टार्ट किया था, मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, ठीक। तो वो एकदम से आ गई और मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त मेरे बच्चे ग्रोइंग एज में थे कि मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी। तो फिर मुझे ये था कि मुझे बेकिंग का कुछ शौक तो था। जैसे बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं चीज़ें कुछ बना के देती थी, उनके फ्रेंड्स को बहुत पसंद आती थी। तो ये था कि फिर मैंने कहा कि मैं ये शुरू करूं। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त और भी बहुत सारे लोग कर रहे थे, तो मुझे था पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह का नाम लेके तो मैंने शुरू कर दिया। और फिर माशाल्लाह से जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, आपके फैमिली होती है, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो जब आपको सपोर्ट करते हैं तो फिर आप उसमें कामयाब होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा मैंने कोई मोटिवेशन या कोई टिप, सजेशन जो आप इस वक्त देखने वाली यंग बच्चियों को देना चाहें? उनको मैं यही कहूँगी कि मेरे पास तो जो बच्चियाँ आती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं कि जिनको मैंने फ्री में मैं क्लासेस देती हूँ या मैं उनको मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट देती हूँ। तो ये है कि मैं यही कहूँगी कि बहुत थोड़े से पैसों से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 8-10 हज़ार से आप ये, मतलब ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है कि जो 8-10 हज़ार से आप स्टार्ट करें, लेकिन ये आप कर सकते हैं। तो ये है कि आप शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। और फिर ये है कि एकदम नहीं होता कि कोई भी बिज़नेस एकदम से जो है वो मतलब कामयाब नहीं हो जाता, थोड़ा सा टाइम लगता है। Exactly. और घबराएं नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम नए ट्रेंड्स की बात करें, आपको नहीं लगता कि बेकिंग में जो रेसिपीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आई है? अब आप देखें कि आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स बहुत तेज़ी के साथ रेसिपीज़ चेंज हो रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली ट्रेस लेचेस केक, जो 3 मिल्क केक है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उससे पहले तो आम एक चॉकलेट केक होता था, फिर उसके बाद उसको भी उसकी भी फॉर्म्स को एक्चुअली में बदल दिया गया, फिर लोटस चीज़ केक। सो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बदल रही हैं और आप खुद से भी कुछ इन्वेंट करके उसको भी ऑब्वियसली लॉन्च कर सकते हैं? ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा पैसों के हवाले से। जी बिल्कुल। और ट्रेस चीज़ केक जो है कोई मुश्किल या कोई इतना कोई ट्रिकी नहीं है, बहुत ही ईजी है। और उसमें यह है कि आप इतने ब्रांड्स पे महंगे महंगे जाके लेते हैं, और यही केक आप 200 से 300 में घर में बना सकते हैं। अच्छा, 2 से 300 में? सीरियसली? बिल्कुल। और ये है कि 300 में जो केक बनता है वो आपको बाजार में जो 2500 में 3000 में मिलता है। अच्छा, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो बहुत कमाई बहुत कमाई है। उन्होंने जाहिर है वो जो शॉप्स के रेंट है वो निकालने हैं, फिर जो उन्होंने एसीज के जो हैं वो निकालने हैं, फिर जो आगे जो उन्होंने वर्कर्स रखे हैं। तो इसलिए जो मतलब होम बेकर्स हैं या जो घर से काम करते हैं बच्चियाँ, वो अच्छा खासा अर्न कर सकती हैं इससे। तो मैं तो यही कहूँगी कि मतलब बाकी अगर बाहर नहीं जा सकते तो ये इस काम को स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मोना, हमारे साथ शो में मौजूद थी और कुछ बेकिंग पर हम डिस्कशन कर रहे थे। करंट ट्रेंड्स क्या हैं और ट्रेंड्स के साथ साथ रेसिपीज़ किस तरह से चेंज हुई हैं। और जितनी भी बच्चियाँ इस वक्त हमें देख रही हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने जाके कोई फॉर्मल क्लासेस ही लेनी है। अब आपके पास सब कुछ घर में मौजूद है और मोबाइल फ़ोन्स के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। सो क्यों ना इस एक डिवाइस को एक प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल किया जाए जो कि
अल्टीमेटली आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से आपको फ़ायदा दे। तो इन चीज़ों को लाजमी जो है वो ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हाथ का जो हुनर है वो किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा कामयाब बनाता भी है, और वो इंसान मार नहीं खाता जिसके अपने हाथ में कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल हो। सो ये एक मोटिवेशन थी आप सबके लिए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।